हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन सभी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, यानी कि वो किसी भी पेज जैसे कि एडिटोरियल पेज में जो आर्टिकल होंगे उनका डिस्कशन किया जाएगा। बिजनेस पेज, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनकी किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते हैं। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने लिए, यानी कि अपने को बेहतर बनाने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत और तत्परता से लगे रहते हैं, एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो सफलता को पाते हैं। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, अमेरिका ने की मध्यस्थता की पेशकश। जिस तरीके से भारत और चीन विवाद बढ़ रहा है, उसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की है। दूसरी न्यूज़ है कि प्रवासी कामगारों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं, ये बोला है केंद्र सरकार ने। और तीसरी न्यूज़ है, 1.5 लाख से ज़्यादा हुए संक्रमित, एक्टिव मामले हैं 82,000। तो पहली न्यूज़ हम लेते हैं, अमेरिका ने की मध्यस्थता की पेशकश। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता करने की पेशकश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामला सुलझाने के लिए यह पेशकश ऐसे समय की है जबकि लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन की सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं और भारत ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। वैसे बुधवार को चीन ने भी अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को स्थिर व नियंत्रण में बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारतीय समयानुसार तकरीबन शाम को 5 बजे ट्वीट किया कि हमने भारत व चीन को यह सूचित किया है कि अमेरिका उनके सीमा विवाद को सुलझाने व उसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार और सक्षम है। भारत व चीन के बीच सीमा विवाद पर पहली बार अमेरिका या किसी दूसरे देश ने टिप्पणी की है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान देना ही मामले की गंभीरता को बता रहा है। ट्रंप ने संभवतः गंभीरता को देखते हुए और तनाव कम करने के लिए ही यह पेशकश की है। भारत चीन सीमा विवाद पर उनके बयान देने का अपना महत्व है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 की वजह से ट्रंप प्रशासन चीन को लेकर बेहद हमलावर है। ट्रंप इसके पहले पाकिस्तान व भारत के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की कई बार पेशकश कर चुके हैं। चीनी सैनिकों के लद्दाख में भारतीय सीमा में घुस आने और टेंट बनाए जाने की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। बैठक को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी प्रमुखता से जगह दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने चीन की तरफ से भारतीय सीमा में प्रवेश की घटना को बहुत चिंताजनक करार दिया था। अब नेक्स्ट न्यूज है, प्रवासी कामगारों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रवासी कामगारों की समस्याओं को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार घरेलू सहयोग को भी इसके दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने की तैयारी है। लगभग 4 दशक बाद हो रहे इस बदलाव में इन्हें राज्य के इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जल्द ही कैबिनेट में इस बाबत प्रस्ताव लाया जा सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम ब्यूरो के समर्पित ट्विटर हैंडल का उद्घाटन किया। इस पर कामगारों के कल्याण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। बताया जाता है कि नए प्रस्ताव के जरिए कामगारों की न्यूनतम आय एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पारित किया जाएगा। देश में यह कहीं भी काम करने जाएंगे तो उन्हें यह सुविधा मिलेगी और साल में एक बार घर जाने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस तरह के बदलाव की पुष्टि की है। असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों को
एक यूविन यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशनल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी वे पंजीकृत हो जाएंगे। ऐसी कोशिश 2018 में भी की गई थी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हुए संक्रमित और एक्टिव मामले हैं 82,000। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है, पर एक्टिव केस 82,000 से कुछ ही ज्यादा है। अब तक 4,400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की दर भी बढ़कर 42.45% हो गई है। अब तक करीब 67,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,387 मामले सामने आए हैं। 170 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या 1,51,767 हो गई है और 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य स्रोतों से मिले आंकड़ों में अंतर के कारण राज्यों से केंद्रीय एजेंसियों को आंकड़े मिलने में होने वाली देरी, कई एजेंसियां राज्यों से सीधे आंकड़े जुटाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में एक दिन पहले की देर रात के मामले शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 5 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं हमारे लिए। पहली न्यूज है चीन की बेहतरी, यहां पर बेहतरी नहीं होगा, यहां पर होगा पैंतरेबाजी, थामने पर होगी मंत्रणा। नेक्स्ट न्यूज है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर फ्रांस इटली ने लगाई रोक। नेक्स्ट न्यूज है चीन का यूटर्न, कहा कई जगह पैदा हुआ है वायरस। हांगकांग में गूंज रही है आजादी की मांग। और नेक्स्ट न्यूज है ट्रंप के ट्वीट पर लगाई फैक्ट चेक की वार्निंग। तो हम अपनी पहली न्यूज से शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल पेज की। चीन की पैंतरेबाजी थामने पर होगी मंत्रणा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गंभीर तनातनी के बीच भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में सभी सीमाओं की सुरक्षा और सामरिक चुनौतियों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, मगर जाहिर तौर पर चीन के साथ लद्दाख का ताजा सैन्य विवाद इसमें सबसे अहम हो गया है। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से पहले ही देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ लद्दाख की स्थिति की समीक्षा के बाद सेना ने चीन की सैन्य पैंतरेबाजी का उसी अंदाज में जवाब देने का बुधवार को साफ संदेश दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की अध्यक्षता में शुरू हुई कमांडर कॉन्फ्रेंस के एक सत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया है। नेक्स्ट न्यूज है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर फ्रांस इटली ने लगाई है रोक। फ्रांस इटली ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मलेरिया के उपचार में प्रयोग होने वाली इस दवा से सुरक्षा को लेकर सवाल उठने पर इन देशों ने यह कदम उठाया है। फ्रांस ने अस्पताल के डॉक्टरों को इस दवा के इस्तेमाल के लिए दी गई अनुमति बुधवार को रद्द कर दी। वहीं इटली की मेडिसिन एजेंसी AIFA ने क्लिनिकल ट्रायल के अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के लिए दी गई अनुमति को निलंबित कर दिया है। बेल्जियम ने भी क्लिनिकल ट्रायल के अलावा कोरोना मरीजों के उपचार में इस दवा के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। बेल्जियम की मेडिसिन एजेंसियों ने क्लिनिकल ट्रायल में भी इस दवा से संबंधित खतरे को ध्यान में रखने को कहा है। कोविड-19 महामारी के इलाज के कारगर मानी जाने वाली इस दवा पर पाबंदी के बाद इन देशों की सरकार के सामने इस चुनौती से निपटने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है चीन का यूटर्न, कहा कई जगह पैदा हुआ है वायरस। चीन लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि लाखों लोगों की जान लेने वाली महामारी कोविड-19 का कारण बना कोरोना वायरस उसके वुहान शहर से नहीं पैदा हुआ है। इस मुद्दे पर कई चाल चलते हुए चीन ने कहा कि वायरस कई जगहों से पैदा हुआ है। चीनी सत्तारूढ़ दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली ने इस रिपोर्ट में कहा है कि उसके देश के वैज्ञानिकों को एक ऐसा कोरोना वायरस मिला है जो हुनान मांस बाजार से संक्रमित लोगों के मिले वायरस से अलग है।
इससे यह साबित होता है कि वुहान के इस बाजार से कोरोना वायरस नहीं पैदा हुआ है। अखबार ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने 20 जनवरी से 25 फरवरी के बीच संघाई में 336 मरीजों के वायरल जीनोम सैंपल एकत्र किए थे। इनमें प्रमुख रूप से एक ही प्रजाति के दो तरह के वायरस मिले थे, जिसमें दिसंबर में लोग संक्रमित हुए थे। हुनान मांस बाजार से संबंधित 6 लोगों के जीनोम का अध्ययन किया गया तो पता चला कि इनमें से सभी में इन दो में से एक तरह के वायरस थे। नेक्स्ट न्यूज है, हांगकांग में गूंज रही है आजादी की मांग। सुरक्षा कानून के दायरे में हांगकांग को लाने की चीन की साजिश के विरोध में अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के लोग उबल पड़े हैं। हांगकांग की सड़कों पर चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। लोग नारेबाजी, धरना देकर और सड़क जाम कर चीन से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब वे लोकतंत्र लागू करने की मांग कर रहे हैं और आगे बढ़कर चीन से अलग होने की चाह भी रख रहे हैं। बुधवार को कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। करीब 300 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिका के बाद जापान ने भी हांगकांग के हालात पर गंभीर चिंता जताई है, जबकि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से हांगकांग से अगर कोई भी भागकर ताइवान आता है तो उसे शरण दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ट्रंप के ट्वीट पर लगाई फैक्ट चेक की वार्निंग। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट पर पहली बार तथ्य की जांच करने संबंधी चेतावनी यानी कि फैक्ट चेक वार्निंग जारी की है। साथ ही कंपनियों ने सच का पता लगाने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट व CNN की विभिन्न खबरों के लिंक भी संलग्न किए हैं। कंपनी ने इन कदम के बाद ट्रंप ने ट्विटर पर नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को न केवल प्रभावित करने का आरोप लगाया बल्कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने तक की धमकी दे डाली। कंपनी ने मंगलवार को ट्रंप के उस ट्विटर पर यह चेतावनी जारी की थी जिसमें ट्रंप ने मेल के जरिए मतदान को फर्जीवाड़ा बताया था और कहा था कि इन मेल बॉक्स को लूट लिया जाएगा। राष्ट्रपति ने कैलिफोर्निया के गवर्नर पर लाखों लोगों को मतपत्र भेजने का भी आरोप लगाया था। तो ये इंटरनेशनल पेज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो देख लेते हैं। पहली न्यूज है, चीन से विस्थापित 600 विदेशी कंपनियों को लुभाने की तैयारी कर रहा है भारत। प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से रेलवे पकड़ेगा रफ्तार और व्यापारिक मोर्चे पर भी चीन से आर पार की लड़ाई। तो पहली न्यूज है, चीन से विस्थापित 600 विदेशी कंपनियों को लुभाने की तैयारी। कोविड-19 के बाद चीन से विमुख विदेशी कंपनियों को भारत लाने की तैयारी अब ज्यादा ठोस रूप लेने लगी है। केंद्र सरकार ने चीन से कारोबार समेटकर किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर विचार कर रही 600 कंपनियों से संपर्क साधा है। इस योजना को अंजाम पर पहुंचाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने राज्यों से भी संपर्क साधा है। जो राज्य सबसे किफायती स्तर पर व कम समय में प्लांट लगाने की सहूलियत देंगी, उनके यहाँ विदेशी कंपनियों को जाने की छूट मिलेगी। ऐसे राज्यों को भी अलग से प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये तमाम जानकारियां वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दैनिक जागरण के ई राउंड टेबल कार्यक्रम में साझा की है। आगे इसमें आर्टिकल में ये लिखा गया है कि गोयल ने बताया कि हमारा मकसद यह भी है कि भारत को अब फिनिश्ड उत्पादों का एक विश्वस्तरीय हब बनाया जाए। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उन देशों से संपर्क साधा जा रहा है जहां इसकी बहुतायत जरूरत है। 12 प्रकार के फिनिश्ड उत्पादों के क्षेत्र में ग्लोबल सप्लायर बनने की तैयारी चल रही है। इनमें ऑटो पार्ट्स, लेदर व लेदर शूज, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्यूमिनियम, लौह इस्पात, PPE जैसी वस्तुएं व रसायन जैसे उत्पाद शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से रेलवे पकड़ेगा रफ्तार। कोरोना काल के बाद रेलवे की परियोजनाएं बगैर किसी अवरोध के जारी रहेंगी। कोच व वैगन निर्माण और ऑटोमेटिक सिग्नल के उत्पादन में कोई कटौती नहीं होगी बल्कि इनका काम और तेज होगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि रेलवे की परियोजनाओं के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं पड़ेगी। जरूरत पर इसके लिए विदेश से उधारी लेंगे।
रेल मंत्री गोयल ने दावा किया कि रेल की परियोजनाओं को रफ्तार देने को देश विदेश के विशेषज्ञों और प्राइवेट सेक्टर का साथ लेंगे। परियोजनाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाई जाएंगी। गोयल कोरोना संकट के दौरान भारतीय रेलवे की खराब हुई वित्तीय स्थिति में आगामी परियोजनाओं को जारी रखने को लेकर पूछे सवाल का विस्तार से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, रेलवे की सेफ्टी के लिए पूंजी निवेश में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सिंगलिंग कोच और अन्य सेफ्टी उपकरणों के निर्माण की परियोजना रफ्तार पकड़ेंगी। फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं में निजी निवेश का साथ लेते रहेंगे। नेक्स्ट है, व्यापारिक मोर्चे पर भी चीन से आर पार की लड़ाई। भारत व्यापारिक मोर्चे पर भी चीन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरकार ने साफ कर दिया कि चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में भारत बराबरी का दर्जा चाहता है और अब गैर बराबरी वाली कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की इस मंशा को साफ करते हुए बताया कि भारत के उन्हीं क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को काम करने का मौका दिया जाएगा जिसमें चीन अपने यहां भारतीय कंपनियों को मौका देगा। जिन क्षेत्र में चीन अपने यहां भारतीय कंपनियों को मौका नहीं देगा, भारत में भी उन क्षेत्र की चीनी कंपनियों को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार चीन पर उन सभी क्षेत्रों के दरवाजे खोलने के लिए दबाव डाल सकती है जिनमें अब तक भारतीय कंपनियों को चीन मौका देने में आनाकानी करता रहा है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, चुनौतियों को अवसर में बदलते योगी। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों को की घर वापसी को एक समस्या के रूप में देख रहे हैं, पर योगी को इसमें अवसर नजर आ रहा है। वो अवसर किस तरीके से है, इस आर्टिकल में बताया गया है और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ प्रदीप सिंह ने। नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्थिक परेशानियों का कठिन दौर। मुश्किल आर्थिक हालात में वैसे लोगों की भी मन स्थिति बदल जाती है जो परेशानियां नहीं झेल रहे होते हैं। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इजी मनी ट्रायोलॉजी के लेखक विवेक कौल ने। और तीसरा आर्टिकल है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश। भारत चीन के बीच जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है उसमें मध्यस्थता की जो पेशकश ट्रंप द्वारा की गई है उसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं, चुनौतियों को अवसर में बदलते योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का चुनाव किया था तो प्रदेश भाजपा में बहुत से लोगों को यह रास नहीं आया था। वैसे ऐतराज करने वाले तो आज भी हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े संकट से निपटने की कसौटी पर पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं का निर्णय खराब साबित हुआ है। योगी देश के सबसे प्रभावी, ईमानदार और कठोर परिश्रमी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। कोरोना संकट और उसके पहले नागरिकता संशोधन कानून के प्रायोजित विरोध से वे जिस तरह निपटे हैं उसकी प्रशंसा पूर्वाग्रह व दुराग्रह से ग्रस्त लोगों को छोड़कर सभी करेंगे। दोनों चुनौतियों का सामना करने में उन्होंने न केवल पहले कदमी की बल्कि नवाचार भी दिखाया है। नागरिकता कानून के विरोध में दंगा और हिंसा करने वालों से निपटने के उनके तरीके मिसाल बन गए हैं। हाईकोर्ट की अति सक्रियता के सामने वे डटकर खड़े रहे हैं और कानून में बदलाव के संकोच नहीं किया है, यानी कि उन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। दिल्ली सरकार ने 27-28 मार्च की रात जब 1.5-2 लाख मजदूरों को डीटीसी की बसों में बिठाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर बेसहारा छोड़ दिया था तो उन्होंने रातों रात हजारों बसें भेजकर न केवल प्रदेश के बल्कि बिहार के लोगों को भी सुरक्षित पहुंचाया था। देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर इनके कार्य देखें तो वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने जो कोटा से छात्रों को लाने की पहल की थी वो भी योगी आदित्यनाथ द्वारा ही की गई थी। उसके बाद फिर अन्य राज्यों ने भी इसकी वकालत की थी। और अब जैसे श्रमिकों के सामने आजीविका का सबसे बड़ा प्रश्न है, उसमें भी योगी सरकार ने आगे बढ़कर ये बताया है कि जितने भी श्रमिक चाहे वो उत्तर प्रदेश के ना भी हों, अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनको कार्य दिया जाएगा। योगी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के साथ ही उसमें
प्रदेश के लिए संभावनाएं तलाशने में देरी नहीं की है। उन्होंने मोदी और शाह का यह गुरु मंत्र अपना लिया है कि चुनौती को अवसर में बदलो और उसके लिए विद्युत गति से युद्ध स्तर पर जुटो। दूसरे मुख्यमंत्रियों और योगी आदित्यनाथ में यह सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करो और उसे आत्मनिर्भर बनाओ, पर नेहरू और उनके करीबी अर्थशास्त्रियों ने विकास का सोवियत मॉडल चुना। बाद की सरकारें भी इसी रास्ते पर चलती रहीं। इससे गांव और किसान की उपेक्षा होती रही। परिणाम स्वरूप गांवों से शहरों की ओर पलायन होने लगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या 45 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना से लगभग एक तिहाई ज्यादा है। सबसे ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वैसे प्रवासी मजदूर बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा से भी हैं। इन राज्यों के ज्यादातर मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु जाते हैं। समस्या की विकरालता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 45 करोड़ में 93% असंगठित क्षेत्र के हैं, जिनका अलग से कोई डाटाबेस है ही नहीं। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को ध्यान में देखें तो इसमें कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर लघु उद्योग, मझोले उद्योग पर सबसे ज्यादा जोर है। इसलिए केंद्र सरकार देश में 1000 रबरन औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण करने जा रही है, जो गांवों के करीब होंगे और शहरों जैसी सुविधाएं और रोजगार के अवसर देंगे। अन्य मुख्यमंत्रियों के विपरीत योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को लपक लिया है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आर्थिक परेशानियों का कठिन दौर। कभी कभी सरकारी तंत्र को किसी ऐसी बात को जो अपने आप में काफी स्पष्ट हो स्वीकार करने में वक्त लग जाता है। आखिरकार बीते शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह मान लिया कि 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नकारात्मक रहने का अनुमान है। वास्तव में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास यह कहना चाह रहे थे कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। पिछले 6 दशकों में इससे पहले ऐसा केवल 4 बार ही हुआ है। सबसे पहले वर्ष 1980 में आखिरी बार भारतीय अर्थव्यवस्था सिकुड़ी थी। इस सिकुड़न के दौर में 5.24% रही थी। हालांकि दास ने सिकुड़न की दर के बारे में बात नहीं की, लेकिन कई आर्थिक संस्थाओं ने अपना पूर्वानुमान दे दिया है। अगर नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉइज इकोनॉमिक रिसर्च की माने तो 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 12.5% सिकुड़ेगी। यह पूर्वानुमान केंद्रीय सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा होने के दौरान आया था। गोल्डमैन सॉक्स और नोमुरा के विशेषज्ञों की माने तो इस वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 5% सिकुड़ सकती है। और इन सब पूर्वानुमानों के बीच वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का मानना है कि 2020-21 में आर्थिक विकास की दर 2% रहेगी, पर ऐसा होता दिखता नहीं है। कारोबारियों ने विपरीत हालात में मैदान में बने रहने और लागत में कटौती करने के लिए कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे बहुत से लोग पहले ही अपनी नौकरियां खो चुके हैं। बड़े शहरों में अपने मूल स्थानों की तरफ कूच करते हुए लोगों की भीड़ से यह स्पष्ट भी होता है कि बिना काम के प्रवासी श्रमिकों के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा था। जो लोग कर्मचारियों को नहीं निकाल रहे हैं वे तनख्वाह काट रहे हैं। कई कंपनियों ने नई नौकरियों के प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इन माहौल में लोग जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरतों के सामान के अलावा अन्य चीजों की खरीदारी जोर शोर से करेंगे। महामारी के प्रकोप के पहले से ही लोगों के मन में स्लो डाउन को लेकर भय बैठ गया था। अब लोगों के मन में मंदी की आशंका घर कर गई है। जैसे जैसे नौकरियां जा रही हैं और वेतन की कटौती हो रही है, वैसे वैसे हर किसी के जानने वालों में कोई न कोई ऐसा मिल जा रहा है जो इस दर्द को झेल रहा होगा। इसी तरह ऐसे लोग भी होंगे जिनका काम धंधा मंद पड़ रहा होगा या उसके ठप होने की नौबत आ गई होगी। मौजूदा हालात में आर्थिक अस्तित्व बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट न्यूज है अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने की जो इच्छा प्रकट की है वह अप्रत्याशित तो है, लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए इस पर हैरान नहीं हुआ जा सकता है। इससे पहले वह कश्मीर को लेकर कई बार मध्यस्थता की पेशकश करते रहे हैं।
भारत के दो टूक इनकार के बाद उन्होंने अपना सुर बदला और यह कहना शुरू कर दिया कि जब दोनों देश चाहेंगे तभी मध्यस्थता संभव है। चीन के साथ सीमा विवाद पर मध्यस्थता की उनकी पेशकश पर भारत की प्रतिक्रिया जिस भी रूप में हो, इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि चीनी प्रशासन आपे से बाहर होगा। यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश करके चीन को नए सिरे से घेरने और साथ ही विश्व समुदाय को यह बताने की कोशिश की है कि इस देश पर लगाम कसने की जरूरत है। बेहतर होता कि मध्यस्थता की पेशकश करने के बजाय चीन को सीधी लताड़ा लगाते, क्योंकि वह भारत के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों को भी तंग कर रहा है। एक ऐसे समय जब उसकी धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, तब वह विश्व समुदाय से माफी मांगने के बजाय जिस तरह पड़ोसी देशों को परेशान करने के साथ हांगकांग में मनमानी करने में लगा हुआ है, उससे यही स्पष्ट होता है कि चीनी नेतृत्व दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। तो ये एडिटोरियल पेज की 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, वो है विश्व कप के भविष्य पर आज होगा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड की गुरुवार को जब टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 विश्व कप को 2022 तक स्थगित करने और अक्टूबर में IPL के आयोजन को अनौपचारिक रूप पर दिए जाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के कारण बनी परिस्थितियों में अगर इसे औपचारिक रूप दे दिया जाता है, तो इस फैसले से सदस्यों को आगामी महीने के लिए अपनी द्विपक्षीय सीरीज का खाका तैयार करने में मदद मिलेगी। आईसीसी ने कहा है कि वह विश्व कप को तय कार्यक्रम में कराने की कोशिश करेगा और इसके स्थापित होने की खबर अफवाह है, लेकिन अंतिम फैसला बैठक में ही लिया जाएगा। तो ये आज का यानी कि 28 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।